नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सिंपल नॉलेज। तो दोस्तों, हम प्राचीन इतिहास के टॉपिकों को कवर कर रहे हैं, जिसमें एंशिएंट हिस्ट्री का लास्ट टॉपिक है, यानी कि अंतिम वीडियो है एंशिएंट हिस्ट्री की। इसके पहले हमने इसके सारे टॉपिकों को कवर कर लिया है। यदि आप उन वीडियो को नहीं देखे हैं तो एंशिएंट हिस्ट्री प्लेलिस्ट में उसकी लिंक दी गई है, आप उस पर विजिट करके देख सकते हैं। ठीक, तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, लिखा है यहाँ पर भारत का इतिहास, यानी कि हिस्ट्री ऑफ इंडिया। तो वैसे आज जो आप एंशिएंट हिस्ट्री की वीडियो को देखना प्रारंभ करें तो आपको सबसे पहले इस वीडियो को ही देखना चाहिए, क्योंकि इसी से आगे की वीडियो जो हैं रिलेटेड हैं, यानी कि संबंधित हैं। ठीक, क्योंकि इसमें भारत का इतिहास बताया गया है और इसमें मुख्यतः हम जानते हैं कि भारत के इतिहास को कितने भागों में विभाजित किया गया है और कैसे क्या हुआ, यानी कि एक क्रम वाइज। तो सबसे पहले आपको इसे ही देखना चाहिए, उसके बाद की वीडियो को आपको देखना चाहिए तो ठीक रहेगा। ठीक, तो चलिए इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो लिखा है यहाँ पर, भारत का इतिहास मुख्यतः 3 भागों में विभाजित किया गया है। ठीक, तो यानी कि भारत का जो इतिहास है उसे मुख्यतः हम 3 भागों में, यानी कि पार्टों में डिवाइड करके पढ़ते हैं। पहला जैसे कि लिखा है यहाँ पर, प्रागैतिहासिक काल यानी कि प्री हिस्ट्री। दूसरा है आद्य ऐतिहासिक काल यानी कि प्रोटो हिस्ट्री। तीसरा है ऐतिहासिक काल यानी कि हिस्टोरिकल पीरियड या हिस्टोरिकल एज। ठीक, तो एक एक करके हम देखते हैं कि प्रागैतिहासिक काल किसे कहते हैं, आद्य ऐतिहासिक काल किसे कहते हैं और ऐतिहासिक काल किसे कहते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला है प्रागैतिहासिक काल। तो प्रागैतिहासिक काल उसे कहते हैं जिस काल के संबंध में या जिसके बारे में हमें लिखित प्रमाण या विवरण उपलब्ध नहीं है, तो उसे हम प्रागैतिहासिक काल कहते हैं, यानी कि प्री हिस्ट्री कहते हैं। आद्य ऐतिहासिक काल हम उसे कहेंगे जिसके बारे में हमें लिखित साक्ष्य तो प्राप्त हैं, यानी कि लिखित प्रमाण उपलब्ध हैं, परंतु उसे हम पढ़ नहीं पाए हैं। ठीक, यानी कि उसे पढ़ा नहीं जा सका है, तो उसे हम आद्य ऐतिहासिक काल कहेंगे। और लास्ट आता है ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल में लिखित विवरण तो प्राप्त होता है और उसे पढ़ा भी जा चुका है। ठीक, यानी कि इसमें लिखित साक्ष्य भी प्राप्त है और उसे हम पढ़ भी चुके हैं। ठीक, तो इसे हम ऐतिहासिक काल कहेंगे। तो मोटा मोटा आप ये जानते रहिए कि प्रागैतिहासिक काल से तात्पर्य है कि जिसके विषय में या जिस काल के बारे में हमें कोई लिखित प्रमाण या साक्ष्य नहीं प्राप्त हैं, उसे हम प्रागैतिहासिक काल कहेंगे। और आद्य ऐतिहासिक काल उसे कहेंगे जिसके विषय में हमें लिखित साक्ष्य प्राप्त है परंतु उसे पढ़ा नहीं जा सका है अभी तक। और ऐतिहासिक काल में लिखित साक्ष्य भी प्राप्त है और उसे पढ़ा भी जा चुका है। ठीक, तो हमने यहाँ स्टार बनाकर लिखा है जनक, यानी कि जो इतिहास के जनक हैं उन्हें हेरोडोटस कहा जाता है। ठीक, तो हिस्ट्री के जो फादर हैं उन्हें उनका जो नाम है वो हेरोडोटस है, जो कि यूनान के थे, यानी कि ग्रीक। ठीक, तो आप इसे भी ध्यान रखिएगा। उसके बाद नोट के माध्यम से यहाँ मेंशन किया है हमने कि पाषाण काल यानी कि स्टोन एज प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत आता है। ठीक, तो अभी हमने आपको बताया कि प्रागैतिहासिक काल के बारे में हमें लिखित साक्ष्य नहीं प्राप्त है, तो इसकी जानकारी हमें कहाँ से प्राप्त होती है, तो उस समय के जो पत्थर थे, यानी कि जो पाषाण थे, उन्हीं से हमें प्रागैतिहासिक काल के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। ठीक, तो नोट के माध्यम से हमने यहाँ लिखा भी है कि पाषाण काल यानी कि स्टोन एज प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत आता है। तो चलिए एक एक करके हम देखते हैं, क्योंकि इसे भी डिवाइड किया गया है। उसके पहले हम आपको बता दें कि आद्य ऐतिहासिक काल के अंतर्गत हम किसका अध्ययन करते हैं और ऐतिहासिक काल के अंतर्गत किसका अध्ययन करते हैं। तो प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत हमने पाषाण काल का अध्ययन किया या करेंगे भी, आगे स्टोन एज का अध्ययन करेंगे। और उसके बाद आद्य ऐतिहासिक काल में हमने हड़प्पा सभ्यता यानी कि इंडस वैली सिविलाइजेशन का अध्ययन कर चुके हैं हम। इसकी लिंक दी गई है एंशिएंट हिस्ट्री प्लेलिस्ट में, आप उस पर विजिट करके देख सकते हैं। ठीक, उसके बाद फिर तीसरा आता है वैदिक संस्कृति से आगे ऐतिहासिक काल, यानी कि ऐतिहासिक काल में हम जो वैदिक संस्कृति है, यानी कि वैदिक कल्चर, और उसके आगे की जो घटनाएं घटित हुई हैं, जैसे उसके बाद मौर्य वंश आता है, गुप्त वंश आते हैं और कुषाण वंश आते हैं, आदि जो वंश आते हैं, उन सभी का अध्ययन हम ऐतिहासिक काल के अंतर्गत करते हैं। ठीक, तो आई होप आपको समझ में आया है। चलिए एक बार हम पुनः रिकॉल कर देते हैं। तो प्रागैतिहासिक काल में हम पाषाण काल के विषय में पढ़ेंगे, यानी कि स्टोन एज के बारे में जानेंगे, और हड़प्पा सभ्यता हम ऐतिहासिक काल के अंतर्गत जानते हैं, और वैदिक संस्कृति से आगे की जो घटनाएं हुई हैं उसे हम ऐतिहासिक काल के अंतर्गत जानते हैं। ठीक, तो आप इसे ध्यान में रखिएगा। उसके बाद चौथा यहाँ हमने मेंशन किया है नोट के माध्यम से कि भारतीय पुरातत्व विभाग के जनक अलेक्जेंडर कनिंघम थे। ठीक, तो जो भारत का पुरातत्व विभाग है उसके जनक अलेक्जेंडर कनिंघम को माना जाता है। जैसे इतिहास के जनक को हेरोडोटस को माना जाता है, भारत के इतिहास के जनक को, तो वैसे पुरातत्व विभाग के जनक जो हैं अलेक्जेंडर कनिंघम है। ठीक, तो आप इसे ध्यान में रखिएगा, ये पूछा जा सकता है एग्जाम में।
तो चलिए एक एक करके हम देखते हैं कि पाषाण काल है, इसे भी 3 भागों में बांटा गया है, पुनः पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल, यानी कि पैलियोलिथिक, मेजोलिथिक और नियोलिथिक। तो एक एक करके हम जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले पाषाण काल। तो पाषाण काल यानी कि लिखा है यहाँ पर स्टोन एज। पाषाण अर्थात पत्थर, काल अर्थात समय, यानी कि पत्थर का समय उस समय था, क्योंकि कागज़ का आविष्कार नहीं हुआ था, लिपि का आविष्कार नहीं हुआ था, तो इन सब चीज़ों का ज्ञान नहीं था, तो लोग पत्थर के माध्यम से ही अपने काम किया करते थे। खाने पीने की चीज़ें पत्थरों के माध्यम से ही प्राप्त करते थे, यानी कि औजार उसे बनाकर। तो उसका हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो लिखा है यहाँ पर कि मानव ने अपनी रक्षा और अपनी भूख को मिटाने के लिए सर्वप्रथम पत्थर के औजारों का ही सबसे अधिक उपयोग किया, इसलिए इसे पाषाण युग कहा गया। तो इसे पाषाण युग कहने का यही तात्पर्य है कि इस काल में मानव ने अपनी भूख मिटाने के लिए, अपनी रक्षा के लिए और अपनी आवश्यकताओं की चीज़ों को पूरा करने के लिए पत्थर के माध्यम से ही उन सब चीज़ों को उन्होंने प्राप्त किया। तो इसीलिए इसे पाषाण युग कहा गया। ठीक, और इसे 3 भागों में डिवाइड किया गया है, यानी कि स्टोन एज को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है पूरा पाषाण काल अर्थात पैलियोलिथिक एज या पीरियड। ठीक, और इसका जो पीरियड रहा वो अज्ञात वर्ष से लेकर 10,000 BC तक, यानी कि 10,000 ईसा पूर्व तक रहा। ठीक, तो इसके पहले का समय अज्ञात है, पता नहीं है, परंतु कुछ कुछ किताब में आपको लगभग 25 लाख या 20 लाख लिखा मिलेगा, तो आपको कन्फ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। ठीक, तो पहला देखते हैं पूरा पाषाण काल में क्या क्या विशेषताएँ रहीं। तो फर्स्ट यहाँ स्टार के माध्यम से लिखा है कि आग की खोज इस युग की महान उपलब्धि थी। ठीक, तो पूरा पाषाण काल में आग की खोज हुई, जैसा कि आप कक्षा 6 की किताबों में पढ़े होंगे, पूरा पाषाण काल में आग की खोज हुई। तो इसकी जो महान उपलब्धि थी वो यही थी। ठीक, सेकंड है यह मानव की आखेटक अवस्था थी, यानी कि मानव जो था वो शिकार के माध्यम से अपने भोजन प्राप्त करता था, यानी शिकारी था वो। ठीक, शिकार के लिए पत्थर के औजारों का प्रयोग करता था वो। उसके बाद है कृषि और पशुपालन का ज्ञान नहीं था। तो पूरा पाषाण काल में मानव को ना ही कृषि का ज्ञान था, ना ही पशुपालन ज्ञान था। वो अपनी भूख मिटाने के लिए जानवरों का शिकार करता था और उससे अपनी भूख को मिटाता था। ठीक, और वो भी पत्थर के औजार के माध्यम से। उसके बाद इसके महत्वपूर्ण स्थल क्या हैं, मतलब कि इसकी जानकारी हमें कहाँ कहाँ से प्राप्त हुई है। तो एक भीमबेटका से प्राप्त हुई है, जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है, नर्मदा घाटी के पास। और एक हथनोरा से प्राप्त हुई है जानकारी इसकी, यानी कि इसके अवशेष प्राप्त हुए हैं पूरा पाषाण काल के, तो ये भी मध्य प्रदेश में स्थित है। वहाँ से मानव की खोपड़ी के प्रथम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं हथनोरा से। ठीक, उसके बाद मिर्ज़ापुर से औजार कुछ प्राप्त हुए हैं, और कुरनूल की गुफाओं से भी इसके कुछ साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ठीक, जो कि आंध्र प्रदेश में पड़ती है, तो आप इसे ध्यान में रखिएगा। उसके बाद सेकंड आता है मध्य पाषाण काल, यानी कि मेजोलिथिक एज। इसका जो पीरियड रहा है 10,000 से लेकर 4,000 ईसा पूर्व तक रहा, BC यानी कि ईसा पूर्व। ठीक, तो इसके अंतर्गत क्या क्या विशेषताएं थी। तो पहला, मानव खेती करना सीखा और खाद्य संग्राहक बन गया। ठीक, तो यानी कि मध्य पाषाण काल में मानव ने धीरे धीरे खेती करना सीख लिया और खाद्य संग्राहक वो बन गया, यानी कि बीजों को इकट्ठा करने लगा, अपने पदार्थों को इकट्ठा करने लगा। ठीक, सेकंड क्या हुआ, पशुपालन की शुरुआत हुई, आग का प्रयोग करना सीखा, यानी कि पशुपालन की शुरुआत मध्य पाषाण काल से प्रारंभ होती है। और आग की खोज तो पूरा पाषाण काल में हो ही गई थी, परंतु जो मध्य पाषाण काल में इन्होंने आग के प्रयोग को जाना कि आग का प्रयोग हम कहाँ कहाँ कर सकते हैं। जैसे कि जब वो शिकार करते थे तो मांस को पहले कच्चा खा जाते थे, परंतु आग के जानकारी के बाद वो मांस को भून कर खाने लगे तो उन्हें और भी अच्छा लगने लगा। तो मध्य पाषाण काल आते आते उन्होंने आग के प्रयोग को जाना कि इसका आग का प्रयोग हम कहाँ कहाँ कर सकते हैं। ठीक, तो आप इसे ध्यान में रखिएगा। उसके बाद इसके महत्वपूर्ण स्थल देख लेते हैं कि मध्य पाषाण काल के बारे में जानकारी हमें कहाँ कहाँ प्राप्त हुई है। तो बागौर से प्राप्त हुई है, जो कि राजस्थान में स्थित है। आदमगढ़ से प्राप्त हुई है, जो कि MP में स्थित है, यानी मध्य प्रदेश। और एराय वरहाय में भी प्राप्त हुई है, जो उत्तर प्रदेश में स्थित है। ठीक, तो आप इसे भी ध्यान में रखिएगा। तो अगला हम देखते हैं, अगला है नवपाषाण काल अर्थात नियोलिथिक पीरियड। इसका जो समय रहा ये 4,000 से लेकर 2500 BC रहा। और आप जानते होंगे, या हमने चर्चा भी की है इंडस वैली सिविलाइजेशन में, कि 2500 BC से सिंधु घाटी सभ्यता का पीरियड चलता है 2500 से लेकर 1500 BC तक। ठीक, तो इसके बाद से इंडस वैली सिविलाइजेशन विकसित होती है। तो पहला पॉइंट देखते हैं इसके अंतर्गत, मानव ने जब से भली भांति खेती करना शुरू कर दिया तभी से नवपाषाण काल शुरू होता है। यानी कि मध्य पाषाण काल में उन्होंने खेती करना सीखा, परंतु बहुत अच्छी तरीके से, यानी बेहतरीन तरीके से खेती करना मानव ने नवपाषाण काल में सीखा। ठीक, या शुरू कर दिया। सेकंड पॉइंट देखते हैं, मानव संग्राहक से भोजन उत्पादक बन गया। यानी कि इसके पहले तो वो भोजन इकट्ठा करता था, यानी कि बीजों को इकट्ठा करता था, उसका संग्रह करता था, परंतु नवपाषाण काल में वो भोजन का उत्पादन भी करने लगा, यानी कि खेती भी करने लगा। और खेती किया तो उसे
भोजन की प्राप्ति हुई। ठीक, अगला पॉइंट देखते हैं, पहिए की खोज प्रमुख विशेषता थी। यानी कि नवपाषाण काल में सबसे प्रमुख विशेषता रही पहिए की खोज। इसके पहले हमने पूरा पाषाण काल में आपको बताया था कि आग की खोज प्रमुख विशेषता रही। ठीक, और नवपाषाण काल में पहिए की खोज रही। ठीक, यानी कि उसे सामान आयात निर्यात सामान ढोने के लिए उपयोग किया जाता था पहियों का। ठीक, बैलगाड़ी के माध्यम से। उसके बाद अगला देखते हैं, निवास भी प्रारंभ हुए एक जगह। ठीक, यानी कि जब मानव ने खेती करना शुरू कर दिया और भोजन को उत्पादन करने लगा तो उसे एक जगह इकट्ठा रहने की आवश्यकता पड़ी, तभी खेती वो कर सकता था और पशुपालन कर सकता था। तो इसीलिए नवपाषाण काल से वह एक जगह घर बनाकर अपना झोपड़ी कुछ भी बनाकर रहने लगा। ठीक, तो नवपाषाण काल में मानव निवासी बन गया। उसके बाद इसके स्थल हमें कहाँ कहाँ प्राप्त हुए, यानी इसके साक्ष्य कहाँ कहाँ प्राप्त हुए नवपाषाण काल के। तो पहला तो बुर्जहोम से प्राप्त हुआ है। बुर्जहोम जो कि कश्मीर में स्थित है। यहाँ से गर्तवास प्राप्त हुआ है। गर्तवास मतलब मानव गड्ढे बनाकर उसके अंदर घर बनाकर रहता था, यानी कि गड्ढे के अंदर रहता था और अंदर तक जाने के लिए सीढ़ियाँ बनी रहती थी, उसके माध्यम से वो अंदर प्रवेश करता था। ठीक, तो इससे वो ठंडी से बच सकता था, यानी कि जब ठंडी पड़ती थी उससे वो सुरक्षित महसूस करता था। ठीक, तो यहाँ से प्राप्त हुआ है। उसके बाद चिरान से प्राप्त हुआ। चिरान बिहार में स्थित है, यहाँ से कुछ साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। उसके बाद कोल्डिहवा से प्राप्त हुआ जो कि यूपी में है, और मेहरगढ़ से भी कुछ इसके साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। मेहरगढ़ जो कि वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित है। ठीक, तो आप इसे भी ध्यान रखिएगा। उसके बाद इसकी अन्य तथ्य देख लेते हैं। अन्य तथ्य में जैसे कि इसमें इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछ लिए जाते हैं। पहला है कि कुत्ता मानव का प्रथम पालतू पशु है, बाद में भेड़ बकरियाँ आए। ठीक, तो यानी कि जो मानव का प्रथम पालतू पशु रहा वो कुत्ता रहा, यानी कि अब भी है, और उसके बाद फिर भेड़ बकरी भी इन्होंने अपना पालतू पशु बनाया। ठीक, उसके बाद तांबा प्रथम धातु थी, यानी कि मानव ने सबसे पहले तांबे धातु का प्रयोग किया और पशु में कुत्ते को पालतू बनाया। उसके बाद तीसरा है, औजारों में कुल्हाड़ी प्रथम औजार है, यानी कि इन्होंने औजारों में सबसे पहले कुल्हाड़ी का इस्तेमाल किया। और उसके बाद अगला देखते हैं, कब्र में मालिक के साथ कुत्ते को भी दफनाया जाता था, यानी कि जब व्यक्ति मर जाते थे तो जो पालतू पशु था उनका कुत्ता, उसे भी मालिक के साथ दफना दिया जाता था। ठीक, तो उसके बाद आगे चलकर कुछ बकरियों के भी साक्ष्य प्राप्त हुए हैं कि बकरी को भी मालिक के साथ या व्यक्ति के मर जाने पर उसकी कब्र में दफनाया जाता था। ठीक, तो ये सब के भी साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। उसके बाद मध्य पाषाण युग के पाषाण जो थे, यानी कि पत्थर के औजार जो थे वो आमतौर पर बहुत छोटे होते थे। इन्हें माइक्रोलिथ यानी कि लघु पाषाण कहा जाता है। ठीक, तो पूरा पाषाण काल में जो पत्थर के औजार थे काफ़ी बेडौल और भावड़ी आकृति के थे, यानी कि बड़े बड़े थे और खुरदरे बहुत ज़्यादा थे। परंतु मध्य पाषाण काल में इन औजारों को छोटा बनाया गया और उसे चमक दी गई। ठीक, देखने में वो अच्छे लगते थे, तो इसीलिए इसे माइक्रोलिथ कहा जाता है। ठीक, इसे आप ध्यान रखिएगा। तो मध्य पाषाण काल के औजार थे। ठीक, अगला देखते हैं, कृषि के लिए अपनाई गई सबसे प्राचीन फसलों में गेहूँ तथा जौ आते हैं। यानी कि मानव ने कृषि के लिए जो सर्वप्रथम फसल का उपयोग किया और गेहूँ का किया, उसके बाद फिर जौ का किया। ठीक, तो इस तरह से मानव ने ये सब चीज़ें सीखी। ठीक, तो आई होप आपको समझ में आया होगा ये सब। और इस तरह से प्राचीन इतिहास के वीडियो को हमने कवर कर लिया और इसके अंतर्गत जितने भी टॉपिक थे सभी को हमने कवर कर लिया। और जब आप स्टार्ट करेंगे वीडियो देखना तो आपको इस वीडियो को पहले देखना है, तभी आपको आगे चीज़ें समझ में आएंगी। क्योंकि प्रागैतिहासिक काल के बाद आधे ऐतिहासिक काल आता है जिसमें इंडस वैली सिविलाइजेशन है, और फिर ऐतिहासिक काल में वैदिक पीरियड से लेकर लास्ट तक यानी कि हर्षवर्धन पीरियड तक है। उसके बाद कुछ दक्षिण के भी राजा आते हैं, तो उन सब वीडियो को आप देखेंगे तो समझ में आएगा। ठीक, तो इस तरह से हमने प्राचीन इतिहास को कवर किया। नेक्स्ट वीडियो में हम अगले टॉपिक को स्टार्ट करेंगे, यानी कि इसके बाद के टॉपिक आते हैं मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास। ठीक, यानी कि मिडावल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री। तो इन दोनों में से कोई एक हम स्टार्ट करेंगे, चाहे मिडावल हिस्ट्री स्टार्ट करेंगे चाहे मॉडर्न हिस्ट्री। ठीक, तो आप इसे समझ सकते हैं इस प्रकार। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।